हेलो प्यारे दोस्तों एंड बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 किसका, सरफेस केमिस्ट्री का। चलो देखो, इस लेक्चर में हम लोग क्या चीज डिस्कस करेंगे और कैसे डिस्कस करेंगे, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 2 कैटलिस्ट। तो सबसे पहली बात आती है, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट, कोई बच्चा बता सकता है कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है? तो जरा देखो, एक तो यहां पर डिफिनीशन है। कैटलिस्ट क्या होता है? A catalyst may be increase or decrease the rate of reaction। यदि कोई कैटलिस्ट है तो वो क्या काम करता है? वो रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। यही तो लिखा है, ए कैटलिस्ट में बी इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। तो जरा समझिए कैटलिस्ट की डिफिनीशन और कैटलिस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। यदि कोई कैटलिस्ट है तो सबसे पहली बात वो क्या करेगा, उसका काम होता है कैटलिस्ट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन ओनली। ठीक है, कैटलिस्ट इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन ओनली। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? कैसे इफेक्ट करता है तो जरा समझो इस बात को। देखो, ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन हमारे पास है A इक्वल टू बी। ठीक, A इक्वल टू बी एक केमिकल रिएक्शन हो रही थी और वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। इस तरह से आप समझ गए होंगे इस ग्राफ को। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इस साइड में क्या है? एनर्जी जा रही है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। और इस साइड में क्या है? रिएक्शन है। रिएक्शन मतलब प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये। अब ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप देख रहे हो, जरा इसको देखो। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इसकी एनर्जी कितनी है? इतनी। इसकी एनर्जी कितनी है? इतनी। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है। एनर्जी बढ़ी है ना, एनर्जी बढ़ी है तो ये क्या हुआ है? एनर्जी गेन की है, क्योंकि ये क्या है? 0 पॉइंट है। तो पहली बात आ गई, ए से बी तक का जो प्रोसेस है वो मेरे दोस्त ये है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। कैसा है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है हमारा। क्यों? क्योंकि एनर्जी गेन हो रही है। अच्छा ठीक है, जब एनर्जी गेन होती है तो सबको पता है कि यहां पर एक थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल आता है। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल जरा चेक करो। आप लोगों ने ये बात हो सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ी हो या केमिकल काइनेटिक्स, दो में से किसी एक जगह पे ये बात पढ़ाई जाती है और दोनों जगह भी पढ़ाई जा सकती है। ये क्या होता है? थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। इस एनर्जी लेवल को यदि कोई रिएक्टेंट पा लेता है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। और ये जो पीक का पॉइंट है इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये देखो। तो जरा समझो, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल को यदि कोई मॉलिक्यूल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को कोई मॉलिक्यूल पा लेता है तो वो प्रोडक्ट में जरूर कन्वर्ट होता है। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब इस एनर्जी लेवल को पा लेगा। और इस एनर्जी लेवल को पाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं दोस्त? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू एक्टिवेट। एक्टिवेट का मतलब कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल।
रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। तो यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए होती है एक्टिवेशन के लिए। अब कैटलिस्ट क्या काम करता है जरा देखो, बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने डिफिनीशन बताई है, कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। तो कैसे करता है? तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कैसे करता है, जरा इस बात को देखो। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये है। अब इसी डायग्राम को थोड़ा आगे ले चलते हैं। देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमारे पास ये था। क्या था जरा देख लीजिए आप लोग। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हम थोड़ा और अच्छा बना देते हैं, ठीक है ना। ये देखो हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये है, ऐसे। ये देखिए ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इधर क्या है हमारे पास? इधर है एनर्जी, और इधर क्या है हमारे पास? प्रोसेस। प्रोसेस मतलब रिएक्शन, ठीक है दोस्त। अब जरा देखो क्या था, ये हमारे पास रिएक्टेंट था ए, और ये इस तरह से बी में कन्वर्ट हो रहा था, बी। और यहां पर हमने एक लेबल ले रखा था, ये देखो, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, हम लोगों ने ये नाम दिया था इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। अब जरा गौर से समझिएगा, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये। अब जब कैटलिस्ट डालते हैं तो देखो क्या होता है, कैटलिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी जो थी वो ये थी। ये क्या है? एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ए बी। ये क्या हुई? एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो मेरे दोस्त कितनी है? वो मेरे दोस्त इतनी है। अब जब आप कैटलिस्ट यूज कर लेते हो, हमने यूज कर लिया है कैटलिस्ट, ऐसे ऐसे एक कैटलिस्ट यूज कर लिया ये। जब आप कैटलिस्ट यूज कर लेते हो तो यही ग्राफ मेरे दोस्त ऐसे चला जाता है, ये देखो। अब जो है ये हमारा नया थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल आ गया, ऐसे। अब रिएक्शन को रिएक्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, कितनी? ये देखो, ये इतनी एनर्जी चाहिए, ये क्या है? ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है वो चाहिए। अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, क्यों? होता क्या है, कैटलिस्ट सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या होता है? कोलिजन बढ़ जाती है, मतलब कोलिजन की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, और कोलिजन की इफिशियंसी बढ़ जाती है तो एक्टिवेशन एनर्जी गैप कम हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी गैप कम हो जाता है तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो जो कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। ये देखो, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। तो जरा देखो, कैटलिस्ट को हम दो पार्ट में इसी बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। एक बोले जाते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक बोले जाते हैं निगेटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट और निगेटिव कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या है जरा समझो। ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और कैसे इंक्रीज करते हैं?
इंक्रीज करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करके, कम करके, डिक्रीज करके। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन होने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी, और रिएक्शन होने के लिए यदि हमें कम एनर्जी चाहिए होगी तो वो जल्दी मिल जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। निगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। अब किसी ने कहा यार रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कैसे होगा, तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो निगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। ये देखो, ये जो गैप है, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया तो इसने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को कम कर दिया तो रिएक्शन तेज हो गई, और निगेटिव कैटलिस्ट लोगे तो ये ग्राफ को ऐसे घुमा देगा, ठीक है। अब जरा मेरी बात बताना, जरा जब कैटलिस्ट नहीं था तब डेल्टा एच कितना था, डेल्टा एच तो ये एनर्जी गैप है ना, और जब कैटलिस्ट है तब डेल्टा एच कितना है, सेम है। क्यों, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, कैटलिस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट पर इफेक्ट नहीं डालता है। इसका मतलब तो यही हुआ, चेक करो जहां से स्टार्ट हो रहे हो जहां पे एंड हो रहे हो, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कैटलिस्ट क्या नहीं चेंज करता है, डज नॉट चेंज वैल्यू ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, डेल्टा एच ना इनिशियल स्टेट को चेंज करता है ना फाइनल स्टेट को चेंज करता है। कौन, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट भी नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट सिर्फ रेट को बढ़ाता है। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओनली चेंज rate of reaction, so equilibrium occurs before time। तो जरा देखो, कैटलिस्ट जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, और ना इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज करता है, उसी जगह पे इक्विलिब्रियम आएगा जहां पहले आता था, बस वो रेट बढ़ा देता है तो इक्विलिब्रियम आने का टाइम कम हो जाता है। जैसे इक्विलिब्रियम 10 मिनट बाद आ रहा था तो प्रेजेंस में क्या होगा, 5 मिनट बाद आएगा, क्यों, क्योंकि उसने रेट बढ़ा दिया है, मगर उसी जगह पे इक्विलिब्रियम आएगा, बस ध्यान रखिएगा, उसी जगह पे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम के पॉइंट को चेंज नहीं करता है। कौन मेरे दोस्त, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम के पॉइंट को चेंज नहीं करता है, उसी जगह पे कैटलिस्ट आता है, बस वो क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। रेट को बढ़ाने की वजह से इक्विलिब्रियम पहले आ जाता है, बिफोर टाइम आ जाता है, रेट की वजह से, ना कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। बट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है, सिर्फ इक्विलिब्रियम बिफोर द टाइम आ जाता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देगा कैटलिस्ट, मगर हीट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करेगा कैटलिस्ट, हीट ऑफ रिएक्शन उतनी ही रहेगी, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पर इफेक्ट नहीं डालता है कैटलिस्ट, रेट पे इफेक्ट डालता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं डालता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी इफेक्ट नहीं डालता है, मतलब जहां पे इक्विलिब्रियम आना था उसी जगह पे इक्विलिब्रियम आएगा। ये देखो, यदि कोई रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम इस जगह पे आया, यहां पर दोनों पैरेलल हो गए तो ये इक्विलिब्रियम आ गया ना। ये देखो, ये हमारा क्या है, A = B, तो ये A है और ये B है, क्यों, जब टाइम बीतेगा तो A कम होगा और B बढ़ेगा,
और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं तो उसी पॉइंट को तो इक्विलिब्रियम बोलते हो। तो ये देखो आ गया। अब ये कितने मिनट में आया जरा देखिए, यदि ये आया 10 मिनट में, तो यही जब हम प्रेजेंस ले लेंगे तो यही काम होगा, मगर वो 5 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ज्यादा है। ये देखो ये आ गया, डिट्टो सेम ग्राफ होगा, बस ये चीज आ जाएगी 5 मिनट में, 5 मिनट 7 मिनट ऐसे। ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेंगे तब दोस्त ऐसा होगा। और ये क्या है? एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एब्सेंस पे क्या होता है? ऐसा होता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि लोकेशन, पोजीशन इक्विलिब्रियम की नहीं चेंज होती है, वही रहती है, सिर्फ टाइम को रिड्यूस करता है। वो सिर्फ टाइम को रिड्यूस करता है। कौन? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। ठीक है, अब अच्छा आ जाओ और आगे। हाँ, ओ सॉरी, ये कहाँ पहुंच गए? एक मिनट यार। हाँ, अब जरा देखो, ये तो मैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन बता रहा था, सिर्फ ये वाली लाइन बताइए। अब कैटलिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट का नाम होता है होमोजीनियस और एक पार्ट का नाम होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम हो तो होमोजीनियस बोला जाता है। दोनों का फेज मतलब दोनों ही लिक्विड हो, दोनों ही सॉलिड हो, ठीक है, और दोनों ही गैस हो, दोनों का फेज सेम है तो होमोजीनियस। और कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का फेज डिफरेंट है तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोला जाता है। कैटलिस्ट होमोजीनियस कब बोला जाता है? जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम हो। हेट्रोजीनियस कब बोला जाता है? जब डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल देखो, इस बात को बताता हूं। हाँ, यहां देखो, जरा देखिए। फॉर एग्जांपल अब हम कैटलिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैटलिस्ट को क्या करते हैं? दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, इन बेसिस ऑफ फेज। फेज के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से दो पार्ट है? देखो, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है क्या? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का फेज कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम फेज। इसका क्या है? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों का फेज कैसा होगा? डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा सर यार एग्जाम्पल तो एक दो मार दो, तो जरा देखो, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल मार के आपको दिखाते हैं जब सेम होगा। जैसे ये देखो, ध्यान से देखिएगा, सेम कैटलिस्ट, जैसा कैटलिस्ट का फेज वैसा ही इसका फेज। तो इसके एग्जाम्पल देते हैं। जरा ये देखो, हम लोग एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये देखो एस्टर है, हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड जो होता है वो भी इक्वस है, एस्टर भी हमारा इक्वस है, ये भी हमारा इक्वस है, तीनों के फेज सेम है। ये कैटलिस्ट है, एसिड यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम करता है, और ये हमारा रिएक्टेंट है। तीनों के फेज बताओ, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है? देख लो, दोनों ही लिक्विड है। अब इसमें आ जाओ, डिफरेंट फेज, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? Fe। अब Fe कैसा होता है? Fe होता है सॉलिड। ये कैसे होते हैं? गैस। दोनों के फेज क्या है? डिफरेंट। और यूज करना चाहो तो जरा ये देख लो, पोस्टवार्ड डाइल्यूशन प्रोसेस। पोस्टवार्ड डाइल्यूशन ला क्या होता है? सॉरी, पोस्टवार्ड डाइल्यूशन ला नहीं, पोस्टवार्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं। अमोनिया का एयर ऑक्सीडेशन कराते हैं प्लेटिनियम की प्रेजेंस में 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये दोनों गैस हैं,
और ये जो कैटलिस्ट है ये कैसा है, सॉलिड है, तब हमें बनता है NO और ये। अब जरा बताओ कैसे, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। इसी बात को चाहे तो और बढ़ा लें, ये देखो, इसी को चाहो तो और एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे आपको ये बात और समझ में आ जाए। देखिए कि और किस तरह से कोई कैटलिस्ट इस तरह का काम करता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कैसे होते हैं। तो जरा देखो यार, हम लोग और रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास रिएक्शन है, सेम कैटलिस्ट होना चाहिए, जैसा रिएक्टेंट वैसा कैटलिस्ट, सेम फेज की बात कर रहा है ना, तो कैटलिस्ट उसी फेज में होना चाहिए जिस फेज में हमारा रिएक्टेंट हो। ऐसे कैटलिस्ट ढूंढना थोड़े से कम होते हैं। तो जरा देखो इनके एग्जाम्पल, ये थोड़ा एग्जाम्पल गलत लिखा है, ये कैसा है, लिक्विड, ये कैसा है, सॉलिड है, बन क्या रहा है, ये और वाटर, वाटर को बनाना भूल गया ये। तो ये देखो हेट्रो का एग्जाम्पल है, ये कैसा है, लिक्विड, ये कैसा है, लिक्विड, तो ये कैसा हुआ, होमो हो गया, ये कैसा हुआ, हेट्रो हो गया, ये क्या है, दोनों ही सॉलिड है, देखो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। यहाँ पर देखो ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। ये एग्जाम्पल तो अभी मैं पीछे देके भी आया हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आ गई। कितनी बात पढ़ाई, कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इसलिए इफेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट जो होता है वो हीट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर इफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को जल्दी स्टेबलाइज करता है, मगर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब और कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। एक बात बताना भूल गया, कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, जितना यूज होता है सब बाहर आ जाता है। अब इसके बाद देखो, अब हम लोगों ने कैटलिस्ट को और डिवाइड किया, ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। ये क्या होते हैं इनके बारे में बताता हूँ कि ऑटो कैटलिस्ट किसको कहते हैं, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट किसको कहते हैं। पहले तो इसी में पढ़ लो, ऑटो कैटलिस्ट क्या है, वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जब प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट की तरह एक्ट करे तो ऑटो कैटलिस्ट। बच्चों ने कहा सर यार प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट की तरह ऐड करे तो ऑटो कैटलिस्ट, ऐसा एग्जांपल हमने देखा नहीं है। तो मैंने उनको याद दिलाया कि यार कैटलिस्ट को जब आपने दो पार्ट में डिवाइड किया है, देखो सॉरी, कैटलिस्ट को आपने फर्दर दो जब पार्ट में डिवाइड किया है तो जरा आप अच्छे से ध्यान दो, तो ये बात आपको पता है। कैसे पता है, तो जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपको ये बात कैसे पता है। जरा ये बताना, ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जब प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह इफेक्ट करे। और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी इस पर मेरा डिस्कशन ही नहीं हुआ है, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं इन दोनों को अच्छे से डिफाइन कर दूं और इनके एग्जाम्पल दे दूं। अब जरा मेरी बात को समझिए, ऑटो कैटलिस्ट का मतलब होता है जब प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट की तरह काम करे। ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट की तरह काम करता है? बच्चों ने कहा नहीं, तो मैंने उनको याद दिलाया मेटलर्जी। इसका बेस्ट एग्जांपल है मेटलर्जी। मेटलर्जी में एक टर्म पढ़ाया था ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट पढ़ाया था, या फिर इसी को हो सकता है वहां पे पढ़ाया हो सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन, ये देखो, या फिर हो सकता है इसी बात को पढ़ाया गया हो ऑटो रिडक्शन। ये सब एक ही बात है। ये क्या है जरा समझो, जब कॉपर की मेटलर्जी चलती है तो उसमें कॉपर ऑक्साइड ऐसे आता है। ये जो हमारा कॉपर ऑक्साइड बनता है ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। ये क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है, किसमें, सल्फर में, और सल्फ को ऑक्सीडाइज ऐसे। ये देखो
कैटलिस्ट है, ये +2 था, ये +2 था, ठीक है। और ये क्या आया, सल्फर किस में आ गया, +4 में, ये देखो। तो इसने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया ऐसे, और सल्फर का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया ऐसे, ये देखो। तो ये ऑटो कैटलिस्ट, ये क्या करता है, इसी रिएक्शन में बनता है और इसी को ऑक्सीडाइज कराता है। मेटलर्जी ऑफ कॉपर में ऑटो कैटलिस्ट यूज होता है। आप चाहें तो और भी एग्जांपल छाप सकते हैं, सॉरी, और भी एग्जांपल उठा सकते हैं। कहा गया कौन, ऑटो कैटलिस्ट के और एग्जांपल है मरकरी। मरकरी का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मरकरी बनता है ऐसे, और ये जो मरकरी का ऑक्साइड है ये फर्दर मरकरी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इस तरह से। ये भी ऑटो कैटलिस्ट का एग्जांपल है मेटलर्जी में, इसको बोलते हैं सिनेबार। ये देखो, इसी तरह एक और एग्जांपल होता है पीबीएस। ये जो होता है एयर से रिएक्शन करके पीबीओ बनाता है। एयर से रिएक्शन करा रहा हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, यहाँ पे रोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, पीबीएस क्या होता है, पीबीएस जानते हो क्या होता है, पीबीएस लेड सल्फाइड। अब लेड सल्फाइड गैलेना बोला जाता है। अब ये क्या होता है, जो ये ऑक्साइड बना है ये पीबीएस को फर्दर, सॉरी, पीबीएस को फर्दर रिड्यूस कर देता है ऐसे। ये तीनों ही सेल्फ रिडक्शन के बेस्ट एग्जांपल हैं, क्योंकि ये मेटलर्जी में पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैंने यहां लिखे जैसे 2 बार रिवाइज हो जाए। अब इंड्यूस्ड रिएक्शन ए, ये इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब है जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को इंड्यूस्ड करे होने के लिए। जैसे ए टू बी एक बहुत स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस। अब आपने क्या किया, इसमें सी ऐड कर दिया तो ए से सी रिएक्शन होने लगी, ये फास्ट प्रोसेस है। अब इसने क्या किया, ये प्रोसेस नंबर 1 और ये प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 1 ने क्या किया, 2 की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, दोनों प्रोसेस फास्ट होने लगे, ए से बी भी फास्ट हो रहा है, ए से सी भी फास्ट हो रहा है। अब बोथ प्रोसेस फास्ट। तो ए के सी में कन्वर्ट होने से दूसरी रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसका रेट बढ़ गया। तो इसको दूसरी रिएक्शन के लिए, मतलब ए से बी वाली रिएक्शन के लिए ए से सी क्या काम कर रही है, कैटलिस्ट की काम कर रही है। इसीलिए इसने क्या किया है, दूसरे को इंड्यूस्ड कराया है, दूसरे को क्या किया है, इंड्यूस्ड कराया है। तो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जब एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन को इंड्यूस्ड करे फास्ट करने के लिए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, तो उस रिएक्शन के लिए वो रिएक्शन एज ए कैटलिस्ट का काम कर रही है। जब एक रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन की क्या करे, रेट को इफेक्ट करे, इंड्यूस्ड करे, तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। कैसे, फॉर एग्जांपल इसका भी जरा एग्जांपल समझाता हूं, जरा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि ये होता कैसे है, ठीक है। अब जरा देखो यार क्या होता है, आर्सेनिक जो होता है वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता है, स्लो रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। जब आर्सेनिक को एयर के साथ मिलाया जाता है तो बहुत स्लो रिएक्शन हो रही होती है, ऐसे बहुत फास्ट नहीं होती है, बहुत स्लो रिएक्शन हो रही होती है इस तरह से। मगर यदि इसी रिएक्शन में हम क्या करें, जरा गौर से देखिए, यदि हम इसी रिएक्शन में कुछ सल्फाइड मिला दें तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट होने लगती है, फास्ट रिएक्शन हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। तो आर्सेनिक क्या करता है, पहले सल्फाइड से रिएक्शन करता है, फिर ऑक्साइड बनाता है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है, इसको कहते हैं क्या, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। जब एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करे, एक रिएक्शन की प्रेजेंस में दूसरी रिएक्शन फास्ट हो जाए,
इसका और चाहे तो एक और बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ये आपसे इजीली हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन? देखो फेरस ए, ये फेरस है, एक मिनट यार, ये देखो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड को जानते हो ना, ये देखो, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड इस तरह से है। अब यदि हम ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड से कराएं तो बड़ी स्लो होती है, मगर यदि इसमें थोड़ा सा KMnO4 डाल दिया जाए तो यही रिएक्शन फास्ट होने लगती है। किसी बच्चे ने कहा कैसे, तो होता क्या है, ये जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है ये इससे रिएक्शन करता है, इससे रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, Mn2 पॉजिटिव बनाता है, ये रिएक्शन फास्ट है। ये रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन भी फास्ट होने लगती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन भी फास्ट होने लगती है। तो इंड्यूस्ड कैटालिस्ट की सिर्फ डिफिनीशन आ सकती है, एग्जांपल नहीं, क्योंकि देख के थोड़ी पता चलता है कि ये रिएक्शन दूसरी रिएक्शन के लिए क्या है, कैटालिस्ट का काम कर रही होगी, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट का काम कर रही होगी, देख के पता चलेगा? नहीं चलेगा। और तुम क्या, हम भी नहीं पहचान पाएंगे, हमको जो एग्जाम्पल हमें पता है वही हम पहचान पाएंगे, और हमें सारे एग्जाम्पल पता है इसलिए हम लोग टिक कर देते हैं, मगर आपको तो नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, क्यों? यदि ये क्वेश्चन पूछे गए तो ये बिल्कुल रटने पे आ जाएंगे ना यार, और बिल्कुल रटने वाला कुछ नहीं पूछा जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, ये बात ध्यान रखना, एक आध क्वेश्चन छोड़कर कुछ नहीं पूछा जाता है, कहीं ना कहीं लॉजिकल सारी बातें पूछी जाती है। तो जरा समझो, तो इंड्यूस्ड कैटालिस्ट का मतलब क्या है, जब एक केमिकल रिएक्शन दूसरी केमिकल रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करे तो वो इंड्यूस्ड कैटालिस्ट है। तो मैंने कहा कैटालिस्ट दो तरह के होते हैं, ऑटो कैटालिस्ट, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट का मतलब जो प्रोडक्ट रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है वही कैटालिस्ट का काम कर रहा है, जो प्रोडक्ट रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है वही कैटालिस्ट का काम कर रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा इंड्यूस्ड कैटालिस्ट है, मतलब रिएक्शन होने पर, रिएक्शन स्लो चल रही है, उसमें उसी के पैरेलल में एक और रिएक्शन होने लगी और वो रिएक्शन उस पहली रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम कर रही है। अब प्रमोटर एंड इनहिबिटर्स, इनको भी देख लेते हैं कि ये कौन सी बला है। देखो प्रमोटर्स क्या होता है, मान लो कोई रिएक्शन चल रही है और वो रिएक्शन बहुत स्लो है, कैटालिस्ट डालने पर भी स्लो है, तो हम उसमें प्रमोटर मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रमोटर क्या करता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जैसे ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लेंगे हम लोग, है ना, मैं यहां लिख देता हूं, इसको हटा दो। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं, ये हम सबको पता है, ऐसे इस तरह से, मगर ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है Fe की प्रेजेंस में। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रमोटर के फॉर्म में मिलाते हैं, प्रमोटर्स में मिलाते हैं मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या करता है, प्रमोटर्स रिएक्शन की एक्टिविटी से उसका कोई लेने देने नहीं है, वो कैटालिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है। प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। कौन, प्रमोटर, ये कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी बढ़ाएगा और कैटालिस्ट रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स वो एलिमेंट होते हैं जो कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया कि हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, सॉरी बच्चे, हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, Fe कैटालिस्ट का काम करता है, मगर वो रिएक्शन स्लो हो रही होती है तो उसमें हम मॉलिब्डेनम डालते हैं, वो क्या करता है, वो Fe की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, Fe रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। अब इनहिबिटर्स और पॉइजन, मान लो कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है तो उसको हमें कम करना पड़ेगा, तो ये देखो
डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को जो डिक्रीज करते हैं उन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं। कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को जो डिक्रीज करते हैं उन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं क्या, H2SO4 का फॉर्मेशन होता है। चलो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए कांटेक्ट प्रोसेस होता क्या है, बहुत इजी है, जरा समझिए कि कांटेक्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं। कोई भी सल्फाइड ओर ले लो, गौर समझिएगा, कोई भी सल्फाइड ओर ले लो, यदि सल्फाइड ओर ना मिले तो सल्फर ले लो। जब हम इसका एयर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बन जाता है क्या, CO2। ऐसे अब इस CO2 को हम कन्वर्ट करते हैं SO3 में इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। ये देखो, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, ये देखो। अब ये रिएक्शन देखो, पहला स्टेप क्या होता है हम आपको बता देते हैं, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा स्टेप क्या होता है, इस SO3 को हम कंसंट्रेट H2SO4 के सोल्यूशन में डाल देते हैं। हम पूरा कांटेक्ट प्रोसेस बता देते हैं। तो बन जाता है ओलियम, और इस ओलियम को बाहर निकालकर इसकी हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, तो बन जाता है H2SO4। इस ओलियम को बाहर निकाला और दोस्त इसकी मैंने क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाता है क्या, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो इस तरह से। तो देखो ये कांटेक्ट प्रोसेस है, इसको आप गौर से समझ लो। तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे थे बताता हूं। ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब ये रिएक्शन फास्ट हो रही है तो इसको हमें स्लो करना होता है। तो रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम आर्सेनिक के ऑक्साइड, सॉरी एल्युमिनियम लिख गया, आर्सेनिक के ऑक्साइड डालते हैं। ये क्या करते हैं, इनहिबिटर्स का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, इनहिबिटर्स का काम करते हैं। ये कैटलिस्ट की पावर को कम करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को कम कर देता है। तो कांटेक्ट प्रोसेस ये होता है। कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं पर भी सल्फाइड ओर मिल जाए या सल्फर मिल जाए, उसको पकड़ के एयर से रिएक्शन करा दो। एयर के साथ जैसे ही हीट कर दोगे ना दोस्त, SO2 आ जाए। SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है, फिर से एयर मार दो, SO3 आ जाए। ओ सॉरी बेटा, है ना, गले में खराश रहती है। तो SO3 आ गया, उसको कंसंट्रेट H2SO4 में डाल दो तो ओलियम बन गया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर SO3 की डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करा दो यार, ये कंसंट्रेट H2SO4 में क्यों डाल रहे हो, H2SO4 बना रहे हो और H2SO4 में डाल रहे हो, बुरा नहीं लगेगा बच्चे को, ये क्या फर्जीपना चल रहा है यार सर, है कि नहीं। H2SO4 में डाल रहे हो और H2SO4 ही बना रहे हो, ये फर्जी बात नहीं है। तो जरा समझो, डायरेक्ट SO3 की यदि हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो रिएक्शन बहुत अनइफिशियंट होती है। उसका रीजन होता है SO3 की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से उसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है। तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हमको ओलियम की हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है, नहीं तो दोस्त हमें ओलियम की हाइड्रोलिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। SO3 मिल गया है, और मैंने आपको पढ़ाया है किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो करस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा। तो भैया SO3 को पानी में डाल दो, H2SO4 बन गया। हम एक स्टेप क्यों बढ़ाएंगे, गरीब देश के निवासी एक स्टेप क्यों बढ़ाएंगे, मगर बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है, उसका एक रीजन है मेरे दोस्त। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो रिएक्शन कंट्रोलेड नहीं है, और हमें क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लार्ज स्केल में प्रोडक्ट बनाना होता है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो इनहिबिटर्स तो समझ पा रहे हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप चाहें तो एक और है जो आप लोगों ने खूब पढ़ा है, रोजनमुंड रिडक्शन। याद है रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है, रोजनमुंड रिडक्शन में आपने पढ़ा था एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन पीटी की प्रेजेंस में BaSO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड। मेटल को हैं सभी प्यारे
पर पीडी है कुछ खास हमारे, ध्यान है, मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे, है ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। ये देखो अब ये क्या है, ये इनहिबिटर्स का काम करता है और ये कैटलिस्ट का काम करता है। ये इसके रेट को कम करता है। जैसे एल्डिहाइड बने, यदि और तेज रेट रहा तो ये अल्कोहल तक पहुंच जाएगा, और मुझे दोस्त क्या बनाना था, एल्डिहाइड। इस वजह से ये पॉइजन का काम करता है। किसमें, रोजनमुंड रिडक्शन में। और भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो अब ये बात समझ गए होगे कि प्रमोटर क्या है और ये क्या है। एक मिनट, कहाँ गया ये, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, आई थिंक ये तो मैंने सबसे पहले ही पढ़ा दिए। टोटल मास ऑफ कैटलिस्ट रिमेन अनइफेक्टेड बट इट इज फिजिकली चेंज। हाँ, टोटल मास कैटलिस्ट का अनइफेक्टेड होता है, मतलब कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन में मास वाइज पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है फिर बाहर आ जाता है, इसलिए उसका मास अनइफेक्टेड रहता है। कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और कभी भी कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए, नो रिएक्शन, प्लेटिनियम डाल दोगे तो हो जाएगी, नो रिएक्शन कुछ ना डालो तब भी हो जाएगी, है ना। एक्चुअल में ये गलत लिख गया है, Cl2H2 नो रिएक्शन, मगर HNu की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाती है ना, तो वो प्रेजेंस भूल गया होगा। अच्छा, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट, ये बता देता हूँ। जियोलाइट एक कैटलिस्ट है, मगर ये सेफ सेलेक्टिव है। इसकी सेफ होती है, मतलब कैटलिस्ट की मैकेनिज्म पूछी गई कि कोई भी कैटलिस्ट कैसे काम करेगा, है ना। तो इन्होंने एक फिजिकली डेफिनेशन बताई। फिजिकली क्या डेफिनेशन बताई, देखो इनका कहना था कि जैसे ये देखो एक कैटलिस्ट बना है ऐसे, ये हमने एक कैटलिस्ट मान लिया ऐसे। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट आता है, इम्बीडेड हो गया, फिक्स हो गया, और कैटलिस्ट आता है, दोनों फिक्स हो गए ऐसे। ओ, थोड़ा सा गड़बड़ बना है ना, ऐसे। अब इस तरह से कौन आया, प्रोडक्ट आया, इस तरह से फिक्स हो गया। ये सपोज करो प्रोडक्ट है आर ऐसे, और ये हमारा रिएक्टेंट है, ये देखो इसी खांचे में फिट हो गए। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ये हमारे कैटलिस्ट से निकल गए दोनों लोग ऐसे, और इन्होंने यहाँ पे क्या बना लिया, आर और कैटलिस्ट मिलके इन्होंने कोई नई चीज बना ली। उसको हम लोगों ने क्या कह दिया कि यार इन्होंने पी बना लिया और सी हमारा अलग हो गया। अब आर से आपने क्या बना दिया, पी बना दिया। इस तरह की मैकेनिज्म होती है, इसको लॉक एंड की मैकेनिज्म भी कहते हैं, है ना। जैसे ताले में चाबी घुसेना, तो उनका कहना है कैटलिस्ट होता है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इम्बीडेड हो गए, लॉक हो गए, और फिर वो प्रोडक्ट बना देता है, फिर वो बाहर आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखना चाहो तो ये देखो ऐसे। आपने ये रिएक्शन खूब पढ़ी है, बता दो यदि ना पढ़ी हो तो। ये देखो बच्चों, हाइड्रोजनेशन करा दिया है आपने प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, और क्या आ गया है, इस तरह से आ गया। क्या ये बात हमने पढ़ी है, यस, खूब पढ़ी। तो कैसे होती है, ये देखो प्लेटिनियम सरफेस है, इस पर हमारे पास ये भी इम्बीडेड हुआ, ये भी इस पर आके इम्बीडेड हुआ, और ये हमारा हाइड्रोजन है, ये भी आके इम्बीडेड हुआ। अब जरा देखो ये क्या करते हैं, दोनों इस मेटल सरफेस के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखो ऐसे, ये देखो। अब क्या होता है, ये इधर जुड़ जाता है, और मेटल सरफेस अलग हो गया ऐसे। इसी वजह से आप देखते हो कि ये सेम साइड एडिशन होता है, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड लगते हैं ऐसे। अब ये प्रोडक्ट आ गया, तो क्या हुआ, जो कैटलिस्ट था उसने क्या किया, उसने अपने में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट को फिक्स कर लिया, और फिक्स करने के बाद उनकी आपस में रिएक्शन कराई,
और प्रोडक्ट बना दिया, ये देखो, और कैटलिस्ट जैसा था वैसा बाहर आ गया, ये कैटलिस्ट है, जैसा था वैसा बाहर आ गया, ये तो ये बात होती है। तो कट इस तरह को ये जो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट लिखा है, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जियोलाइट यही काम करता है। जियोलाइट का सेप ऐसा होता है कि वो क्या करता है, वो रिएक्टेंट को अपने में पहले एब्जॉर्ब कराएगा, एब्जॉर्ब करा के उनकी रिएक्शन करा देगा, जब उनको बाहर निकालेगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होंगे इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, देखो एंजाइम कैटलिस्ट के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं, मगर ध्यान रखना इनको याद रखना पड़ेगा। वैसे बायोलॉजी वाले बच्चे याद रख पाते हैं क्योंकि उनको पता होता है, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम किस काम में आता है, जाइमेज एंजाइम किस काम में आता है, माल्टोज, यूरेनेज, और इसमें से ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन दोनों एंजाइम को याद रखिएगा, ये किस तरह से किस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करते हैं। शुगर होता है, हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज होता है, हाइड्रोलिसिस करते हो, जाइमेज एंजाइम होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस तरह से एंजाइम के आप नाम याद रखेंगे, कौन क्या एंजाइम काम करता है। सम इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट प्रोसेस, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के कैटलिस्ट पूछे जाते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट का कौन सा काम करता है, हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करता है आयरन, और प्रमोटर कौन होता है, मॉलिब्डेनम, ठीक है। ओस्टवार्ड प्रोसेस, अभी मैं बता रहा था ना नाइट्रिक एसिड का ओस्टवार्ड प्रोसेस ये पूरा लिखा है, ठीक है। इसमें काम कौन करता है, प्लेटिनियम, यहाँ पे काम होता है प्लेटिनियम का 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, प्लेटिनेटेड एब्जॉर्बेंट, ठीक है। टेम्परेचर, ये देखो ये टेम्परेचर गलत लिखा है, इसको हटा दो, ठीक है। मैंने यहाँ अच्छा यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ लिख देता हूँ 1100 केल्विन, ऐसे। तो जरा ये देखो, अब कॉन्टेक्ट प्रोसेस, ये भी अभी मैंने देखो पढ़ाया है। यहाँ पे कैटलिस्ट का काम होता है V2O5, एक मिनट थोड़ा अलग लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है। ये कैटलिस्ट का यूज हो रहा है, V2O5 कैटलिस्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। ये देखो प्लेटिनेटेड एब्जॉर्ब वेलिडिनम पेंटाऑक्साइड, ये देखो ओलियम के हाइड्रोलिसिस हुई है, ये सब तो मैं पीछे ही पढ़ाया है। अब इसके बाद ये पढ़ा देता हूँ, थैंक यू। इसको तो तुमने पढ़ के समझ ही लिया होगा, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत तो है नहीं यार दोस्त, है कि नहीं। देखो यार दोस्त, आज हम लोगों ने क्या किया है, आज हम लोगों ने कैटलिस्ट खत्म कर लिया है। अब लास्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कोलाइडल खत्म करेंगे, ठीक है। और कोलाइडल खत्म करके सरफेस केमिस्ट्री को खत्म कर देंगे, और इस चीज को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोलाइडल होता है, फिर एडजॉर्प्शन होता है, फिर कैटलिस्ट होता है, ठीक है मेरे दोस्त। आप सभी लोगों को, हाँ एक बात कहना भूल गया, आप सभी लोगों को ईद मुबारक। सभी बच्चे अच्छे से ईद को एंजॉय करें और पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है। ध्यान रखिए, जो चीजें एंजॉय करने वाली हैं उनको एंजॉय करना चाहिए, जब पढ़ने का टाइम हो तब पढ़ना चाहिए। हमेशा पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, हमेशा एंजॉय करने से भी कुछ नहीं होता, सारा कुछ मैनेज करने से होता है। मैनेज इन द सेंस, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कब क्या करना है। यदि ये नॉलेज है तो आप हमेशा सक्सेस रहोगे और हमेशा कामयाब भी रहोगे। क्यों, आपको पता होगा कि अब हमारा काम सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि कब क्या करना है ये होना बहुत जरूरी है। पता चला पढ़ने के समय हम एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने के समय हम पढ़ रहे हैं, तो गलत बात है। उससे दोनों में से कोई भी चीज हमें हासिल नहीं होती है। तो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए इस बात का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि वो किस काम कब हमें क्या करना चाहिए, और यदि ये आपको आता है तो आप जरूर सक्सेस होंगे। और मेरी सभी बच्चों से मेरी दुआ है कि सभी बच्चे सेलेक्ट हो, सभी बच्चे डॉक्टर बने, और जब भी मैं उनसे मिलूं तो वो हमेशा प्रमोट होते हुए दिखे। जैसे आज अब मैं स्टूडेंट हूँ, आप लोग स्टूडेंट हो, तो आज मैं एज ए स्टूडेंट तुमसे मिल रहा हूँ, जब आगे फ्यूचर में मिलूँ तो तुम डॉक्टर हो, और आगे फ्यूचर में मिलूँ तो तुम पता चला किसी हॉस्पिटल के, ठीक है, क्या हो, मतलब एमडी हो, या एमडी कर चुके हो, या एमएस कर चुके हो, ऐसा कुछ दिखे। तो होपफुली यही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करते रहे, पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।